नमस्कार। पिछले वक्त में हमने नियोजन में देखा था कि अर्थ एवं परिभाषा को हमने देखा था। उसके बाद में हमने देखा कि नियोजन की प्रकृति एवं विशिष्टताएं के बारे में हमने जानकारी ली। उसके बाद में नियोजन के उद्देश्य क्या क्या थे, है ना, उसके बारे में हमने देखा। तो नियोजन के उद्देश्य क्या क्या थे और एक बार मैं रिपीट करता हूँ उसको। पूर्वानुमान लगाना, कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करना, गतिविधियों को नियमित रूप से करना, उसके बाद में जानकारी एवं सूचना देना, समन्वय स्थापित करना, साधनों का वितरण करना, साधन जो भी होते हैं उसका वितरण करना, अनिश्चितताओं से दूर करना और अन्य उद्देश्य। इस प्रकार से हमने उसको 8 उद्देश्य को हमने देखा नियोजन। आज हम देखेंगे कि नियोजन की प्रक्रिया क्या है ना। आधुनिक व्यवसाय जो है वो अत्यंत जटिल है, बराबर है, क्योंकि बाजार में जो प्रतिस्पर्धा है वो अधिक है। ऐसी स्थिति में व्यवसाय की जो भी कोई सफलता है वो प्राप्त करने के लिए योजनाबद्ध विधि का कार्य करना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या रहेगी कि सबसे पहले हमें लक्ष्य का निर्धारण करना पड़ेगा। अभी नियोजन प्रक्रिया में जो पहला चरण जो है, जो कि उद्देश्यों और लक्ष्यों को निर्धारित करता है, क्योंकि उद्देश्यों को निर्धारित करने के पश्चात योजना ही निश्चित रूप से प्रदान की जा सकती है ना। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो भी कोई लक्ष्य है वो हमको लक्ष्य को निर्धारित करना पड़ेगा। उसके बाद में दूसरा जो घटक जो बोलेंगे या प्रक्रिया में जो भी कोई दूसरा अंश आएगा वो रहेगा जानकारी अथवा तथ्य को संग्रहित करना। अभी लक्ष्यों को जब हम निर्धारित करने के पश्चात नियोजन से संबंधित क्रियाओं के संबंध में जो आवश्यक जानकारी है, अगर हमारे पास में उसके प्रतिलिपि में अगर आवश्यक जानकारी नहीं तो वो हमको जमा करना पड़ेगा। और जब हम उसको जमा करेंगे, एकत्रित करेंगे, संगठित करेंगे, तब जाके वो लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए उपयुक्त हो सकता है। उसके बाद में क्या होगा, जो तीसरा घटक रहेगा या प्रक्रिया रहेगी वो क्या रहेगी, लक्ष्यों का विश्लेषण करना। अभी प्राप्त सूचनाओं एवं जानकारी के अनुरूप जो भी कुछ हम वर्गीकरण करेंगे या विश्लेषण किया जाना चाहिए, वो वर्गीकरण उसको ज्ञात करना चाहिए कि इन सूचनाओं का नियोजन से कोई संबंध है या नहीं है। तो क्या हो जाएगा, एक आधी व्यक्ति एक आधी जगह पे ऐसा बोलेगा कि ऐसा ऐसा हो रहा है ना, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं रहेगा। एक आधी व्यक्ति एक आधी जगह पे कोई सूचना या अमल करते वक्त ऐसा बोलेगा कि यहाँ पे इस प्रकार की घटनाएं हो रही है, लेकिन वैसा वहां पे कुछ भी नहीं रहेगा। कुछ बोलेगा कि यहाँ पे कुछ घटना हुई ही नहीं है, लेकिन एक्चुअल में वहां पे घटना हुई है। यानी कि जो भी कोई लक्ष्य रहेगा तो हम उसका विश्लेषण करते वक्त जो भी कोई जानकारी रहेगी उसका वर्गीकरण या विश्लेषण करते वक्त वो अघटित ना हो, वो घटित रहे। उसके बाद में मान्यताओं को निश्चित करना। अभी प्रबंधक जो भी रहेंगे, जो कुछ मान्यता का कार्य करेंगे या योजना का जो भी कोई निर्माण करेंगे, अर्थात नियोजन के लिए कुछ मान्यताओं ग्रहित करना आवश्यक होता है। यानी कि ऐसा हो सकता है, अगर हम ऐसा करेंगे तो ऐसा हो सकता है, ऐसा मान के चलना पड़ेगा, तभी जाके हम हमारे उद्देश्य को पहुंचेंगे। हमें परीक्षाओं में जहां पे भी जो भी क्लास में हम पढ़ रहे हैं उस क्लास में हमको यूनिवर्सिटी में टॉप करना है, यह हमारा उद्देश्य है। फिर उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि हम जो चीज को पढ़ रहे हैं, जो क्लास में जो पढ़ रहे हैं, उसमें सब्जेक्ट कितने हैं, पहली बात। दूसरी बात, हमको यह देखना पड़ेगा कि वो सब्जेक्ट्स के अंतर्गत में सिलेबस क्या है। दूसरी बात, फिर वो सिलेबस हमको कितने मात्रा में समझ में आ रहा है। तीसरी बात, इस प्रकार से हमारे लक्ष्यों का हमको विश्लेषण करना पड़ेगा और ताकि जाके हमको कितने घंटे पढ़ाई करना पड़ेगा, कितनी डिफिकल्टीज को हमको सॉल्व करना पड़ेगा, इसका विस्तृत विश्लेषण करने के बाद में ही हम हमारी मान्यताओं को निश्चित कर सकते हैं। यानी इसका मतलब यह हुआ कि सिर्फ उद्दिष्ट साध्य करके या जानकारी अथवा जो भी कुछ हमने कलेक्शन किया हुआ है, इंफॉर्मेशंस को जो भी कुछ कलेक्शंस किया है, उसके बाद में हमने लक्ष्यों को कुछ भी विश्लेषण में रखा हुआ है, एनालिसिस किया है, उन सारी चीजों को वो निश्चित करते वक्त सही में हमारे उद्दिष्टों को वो मान्यता प्राप्त है कि नहीं तो डाटा अलग रहेगा और हमारा उद्देश्य अलग रहेगा। ये दोनों भी चीजें नहीं होना चाहिए करके मान्यताओं को निश्चित करना, ये सबसे महत्वपूर्ण नियोजन के क्रिया में सम्मिलित है। उसके बाद में वैकल्पिक योजनाओं का विकसित करना। अभी हमने ऐसा ठहरा दिया है कि ऐसा हो सकता है,
ऐसा हो सकता है तो वो किस प्रकार से ऐसा हो सकता है, इसके लिए हमको हमको जो भी कुछ हमने हमारे दिमाग में चल रहा है या हमारे मन में जो भी कुछ चल रहा है योजना, उसको डेवलप करना चाहिए, हमने उसको विकसित करना चाहिए। नहीं तो अगर हमने जैसे कि वैसी अगर हमने वैसी रख दिया, हमारे दिमाग में चल रहा है लेकिन हमने उसका डेवलपमेंट नहीं किया। हमको खाना खाना है, बहुत भूख लगी हुई है और हमको खाना खाना है, लेकिन अगर हम खाना ही नहीं बनाएंगे तो हम खाना कैसे खाएंगे? एक तो होटल में जाके खाना खाना पड़ेगा, लेकिन अगर होटल बंद रहेंगे तो भी हम खाना नहीं खा सकेंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे पास में विकल्प ये है कि हमारे पास में पैसे है, घर में सारी की सारी चीजें अवेलेबल है, समय है या नहीं है, उसके मुताबिक होटल में जाके खाना खाना है या घर में कुक करके खाना खाना है। तो ये दोनों की दोनों चीजें बहुत बड़े पैगामे के ऊपर में अफेक्शंस होता है। यानी कि माइंड लेवल में जो भी कोई उद्देश्य हमने स्थिर किया हुआ है, जो भी उद्देश्य को हमने साध्य करने की कोशिश की हुई है, जानकारी हमने जमा की हुई है, लक्ष्यों का विश्लेषण हमने जमा किया है, लेकिन जब हम मान्यताओं को निश्चित कर दिए हैं तब हमको ये चीज को देखना है कि जो भी कोई योजनाएं, वैकल्पिक योजनाएं हमारे दिमाग में जो चल रही है, घर में खाना खाना है या होटल में जाके खाना खाना है, उद्देश्य है कि हमारे भूख को नष्ट करना है इस समय में, तो वो अफेक्शंस जो है उसको जब तक हम डेवलप नहीं करेंगे तब तक कोई भी कार्य साध्य नहीं होगा। उसके बाद में विकल्पों का मूल्यांकन करना। जो भी कोई हमने विकल्प रखा हुआ है, कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा है, कौन सा हमारे काम का नहीं है, ये तीनों चीजें बहुत बड़े पैगामे के ऊपर में नियोजन की जब हम प्रक्रिया को रखते हैं तो अफेक्शंस में आता है, बहुत बड़े पैगामे के ऊपर में। क्यों? क्योंकि कुछ कुछ विकल्प हमको हमारी साधनाओं का उद्देश्य साध्य नहीं करता, और कोई कोई विकल्प थोड़ी देर के बाद में, कुछ समय जाने के बाद में वो साध्य करता है। बराबर है। अगर हमने तैराक में स्विमिंग हमने सीखने की अगर हमने कोशिश किया तो सबसे पहले हमको स्विमिंग आएगी नहीं, हम पानी में डूब जाएंगे। लेकिन धीरे धीरे कुछ समय के बाद में हम उस स्विमिंग में तैरने की प्रैक्टिस कर करके हम उसको हमारे अंदर में विकसित करेंगे, समय लगेगा। उसी प्रकार से जो उद्देश्यों को हमने रखा है कुछ समय के बाद में वो विकसित होगा। तो हमने विकल्प रखा है कि किस तरह से हमको तैरना है, बराबर है। उसी प्रकार से हमने विकल्प रखा है कि हमारा उद्देश्य किस प्रकार से साध्य होगा। तो जब हमारा उद्देश्य उस प्रकार से साध्य हो रहा तो वो कौन से विकल्प है कि जिससे हमें हमारा उद्देश्य साध्य कर सकते हैं। उसके बाद में हमको ये देखना है कि विकल्पों का कौन सा चुनाव करने से हमारा उद्देश्य साध्य होगा, है ना। क्योंकि वैकल्पिक योजनाओं में जो भी कुछ निर्माण हमने किया है वो विकल्प विकसित हो सकता है या किए गए हैं, उनमें से जो भी कोई श्रेष्ठ विकल्प होगा, यानी कि हमने दे दिया कि ये पहला विकल्प है, ये दूसरा विकल्प है, ये तीसरा विकल्प है, ये चौथा विकल्प है। हमारे पास में बहुत सारे विकल्प है, लेकिन हमें उनमें से चुनना है कि कौन सा विकल्प हमारे उद्देश्य की पूर्तता पूरी करेगा, और जो वो उद्देश्य पूर्तता करेगा हम उसी को ही लेके वो विकल्प को हम मान्यता देंगे। यानी कि विकल्पों का चुनाव करना भी हमें आना चाहिए, उसके बगैर हम हमारे नियोजन की प्रोसेस या प्रक्रिया पूरी नहीं कर सकते। सहायक योजनाओं का निर्माण करना सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उस विकल्प को हमने जब लिया तो उसके साथ साथ में हमको और किस चीज की आवश्यकता है, जिसको हम सहायता बोलेंगे। डॉक्टर आया तो कंपाउंडर आएगा, कंपाउंडर आएगा तो नर्स आएंगी, है ना। देखो ये सहायक होते हैं, बराबर है। यानी कि एक प्रक्रिया, एक प्रोसेस पूरी करने के लिए किसी ना किसी का आधार लेना पड़ेगा, और जब हम उसका आधार लेंगे तो वो कौन से आधार रहेगा, वो कौन सी योजनाएं रहेंगी कि ताकि हम हमारे उद्देश्यों को पूरा करेंगे। उसके बाद में कर्मचारियों की सहायता लेना पड़ेगा। जब तक हम कर्मचारियों की सहायता नहीं लेंगे, सहयोग प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक हमारा कार्य अधूरा रहेगा, और उस अधूरे कार्य को पूरा करने के लिए कर्मचारियों का सहायता लेना बहुत महत्वपूर्ण है। नियोजन के अनुसार करना पड़ेगा। जिस प्रकार से हमने नियोजन को कटिबद्ध किया हुआ है, जिस प्रकार से हमने नियोजन के प्रोसेस को रखा हुआ है, क्योंकि हमारा उद्देश्य ही नियोजित है, और उस उद्देश्य की पूर्तता करने के लिए, उस उद्देश्य को साध्य करने के लिए, लेकिन जनरली सेवा में भी और वस्तु के उत्पादन में भी जब हम कोई भी वस्तु का उत्पादन करते वक्त नियोजन करते हैं तो वो नियोजन का अनुसरण क्या है ये महत्व रखता है। क्योंकि अगर उसका अनुसरण अगर हम नहीं करते हैं तो नियोजन को कोई भी महत्व नहीं रहेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उद्देश्य
उद्देश्यों को सार्थपूर्त करने के लिए जो भी कोई कार्य पद्धति का हम अवलंब कर रहे हैं वो नियोजन के अनुसार ही करना पड़ेगा। यानी कि एक बार हमने नियोजित कर लिया कि आज हमको होटल में जाके खाना खाना है तो उसमें हमको कोई चेंज नहीं करना पड़ेगा। अगर हमने वो चेंज कर दिया तो सारा का सारा माजरा जो है वो उल्टा पुल्टा हो जाएगा। उसके बाद में हम देखेंगे कि नियोजन के महत्व क्या है ना। हम वो देखेंगे, हम उसको ये बोलेंगे कि महत्व भी बोलेंगे, लाभ भी बोलेंगे और आवश्यकता भी बोलेंगे, बरोबर। नियोजन के महत्व क्या है, या हम उसको ये बोलेंगे कि उसके लाभ क्या है, या फिर आवश्यकताएं क्या क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रबंधकीय कार्यों की ये आधारशिला है। सबसे प्रथम अगर व्यवस्थापन में या व्यवसाय में या प्रबंधन में सबसे प्रथम अगर कोई कार्य है तो वो नियोजन है। क्योंकि विदाउट नियोजन या नियोजन के अतिरिक्त हम कुछ भी कार्य को या हमारा जो भी कोई उद्दिष्ट होगा वो हम साध्य नहीं कर सकते। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रबंधकीय के कार्य की ये आधारशिला है। जैसे हम बोलते हैं ना कि अगर मकान बनाना है तो सबसे महत्वपूर्ण पाया होता है, और वो पाया किस पिलर पे, कितने पिलर्स पे आधारित है। तो उसी प्रकार से प्रबंधकीय कार्यों में ये एक आधारशिला है कि नियोजन एक आधारशिला है और सबसे महत्वपूर्ण कार्य ये प्रबंधन में करता है। दूसरा, जोखिम कम करने के लिए शक्ति देता है। हम जो भी कोई रिस्क को उठा रहे हैं, जो भी कोई हम जोखिम को उठा रहे हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ पे हमको जोखिम उठाना है या नहीं है, ये हमको निर्देशित करता है। नियोजन हमको ये निर्देशित करता है कि जोखिम उठाना चाहिए या नहीं। जोखिम वहन हम जिसको बोलते हैं, जोखिम उठा के हम चल रहे हैं, बहुत पैसा लगाया, क्यों? क्योंकि हमको पता है कि ये पैसे से जो भी हमने पैसा लगाया है हमारे वस्तु को उत्पादित करने के लिए या सेवा को देने के लिए, लेकिन इसका हमको प्रतिफल बहुत ज्यादा पैगामे की ओर मिलेगा। समय लगेगा लेकिन बहुत ज्यादा पैगामे की ओर मिलेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि जोखिम वहन करने की शक्ति हमको नियोजन प्रस्तावित करता है, और ये सबसे महत्वपूर्ण लाभ है। उद्देश्यों के प्रति सतर्कता रखता है ना। जो भी कोई हमने उद्देश्य को रखा हुआ है उसके प्रति जो भी कोई सतर्कता का मीनिंग ये होता है कि हमको कौन से वक्त में कौन सा कार्य करना है। अगर हम सतर्क नहीं रहे तो हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा, है ना। हम देखते हैं ना कि जब भी हम हमारी स्कूटर को ड्राइव करते हैं तो स्कूटर को ड्राइव करते वक्त आगे पीछे में कौन है, हम हमारे आजू बाजू के आईने में देखते हैं, सामने में नजर नहीं हटाते। अगर हमारा पीछे वाला व्यक्ति अगर बहुत ज्यादा बैगामी को बात करता है तो हम उससे बात भी नहीं करते, उसको बोलते कि भैया तू चुप रहे क्योंकि रश बहुत यहाँ पे ज्यादा है ना। इसका मतलब क्या हो गया कि उद्देश्यों की जो भी कोई सतर्कता है, प्रति सतर्कता है, वो हम उसको एक प्रकार से एक सही मायने से लेके जाते हैं, और ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। प्रबंधकीय नियंत्रण का आधार होता है। बात यह है कि अगर हमारे कार्य करते वक्त, हम जो भी कोई कार्य कर रहे हैं और वो कार्य करते वक्त अगर हमारा कार्य कुछ अनपेक्षित से नियंत्रित नहीं हो पाता है तो हम उसको नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, और अगर हमने उसको नियंत्रित नहीं किया तो उसका सबसे ज्यादा समय जाएगा हमारा, और हमारा मुनाफा भी घटते जाएगा। लागत में कटौती होगी, निश्चित ही। नियोजनबद्ध रहेगा तो जहां पे जिस प्रकार से हमको खर्चा करना है उसी प्रकार से हम खर्चा करेंगे, और जो भी कोई लागत रहेगी, वस्तु के उत्पादन के लिए जो भी कोई लागत रहेगी उसमें निश्चित रूप से कटौती होगी। तो ऐसा हो जाएगा कि 5 लोगों का काम है और हम 10 लोग अगर रखेंगे तो 5 लोगों का पेमेंट्स हमको बढ़ेगा, और उसका अफेक्शन किस पे आएगा, वस्तु के उत्पादन पे आएगा, उस वस्तु की कीमतों के ऊपर में आएगा, और नफा हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सही समय पे सही निर्णय लेने की जो ताकत जो होती है वो नियोजन के अंतर्गत ही होती है। अगर हमारा नियोजन बहुत पक्का है तो सही समय पे हम सही निर्णय लेंगे। एखादी कुछ घटनाएं भी अगर हो जाती है और अगर हमारा नियोजन बहुत अच्छा है तो निश्चित रूप से हम हमारा निर्णय जो है वो समय पे, सही समय पे हम उसको लेंगे। उपलब्ध साधनों का अधिकतम हम उपयोग करेंगे। जो भी कोई सामग्री हमारे पास में है, जो भी कोई साधन हमारे पास में है, उसका ज्यादा से ज्यादा हम उपयोग किस प्रकार से कर सकते हैं ये हमको नियोजन ही बताएगा, और ये सबसे महत्वपूर्ण है, और वो उसकी आवश्यकता भी है। प्रतिस्पर्धियों का सामना करने में सहायक होगा। कौन सी वस्तु, हमारे उत्पादित वस्तु का कौन स्पर्धक है और वो कहां पे है, और उसकी स्ट्रैटेजीज क्या है, उसकी स्पर्धा क्या हमसे क्या करती है, कौन से ड्रॉबैक्स उसके वस्तुओं में है और कौन से ड्रॉबैक्स हमारे वस्तु में है। हम हमारे ड्रॉबैक्स को बंद करते हुए, है ना, हम हमारी खूबियों को छुपाते हुए उस वस्तु को हम किस प्रकार से हम प्रतिपादित करेंगे, ये
प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है और यही नियोजन का सबसे महत्वपूर्ण लाभ है। विवेकपूर्ण निर्णय लेने में सहायक होता है। एखादी मार्केट में बोलो, बाजार में बोलो या कंपनी में बोलो या उत्पादित जहां पे हम कर रहे हैं उस उद्योगों में बोलो, अगर क्राइसिस हो जाती है तो वहां पे जो भी कोई हमको निर्णय लेने होते हैं वो विवेकपूर्ण लेते हैं, यानी क्राइसिस करके नहीं, यानी कि संघर्ष करके नहीं। और अगर हमने संघर्ष कर लिया तो जो भी कुछ हमको अफेक्शंस जो मिलने वाला है वो बहुत बुरा रहेगा, बैड रहेगा। प्रबंधन के नियंत्रण में सहायक होता है। अभी प्रबंधकीय नियंत्रण यानी क्या, जिसको हम बोलेंगे मना सा ब्रेक उत्तम ब्रेक, है ना। अगर हमारा माइंड्स अगर बहुत अच्छा होता है तो हम सारी चीजों के ऊपर में कंट्रोल करते हैं, बराबर है ना। गाड़ी चलाते वक्त हमको पता होता है कि कौन से वक्त में कितने मैग्नेट्स पे हमको ब्रेक दबाना है। हम एकदम से ब्रेक नहीं दबाते। अगर हमारी गाड़ी 60 किलोमीटर पर आवर से चल रही है तो हम एकदम से ब्रेक नहीं लगाते, हम धीरे धीरे डिस्टेंस को अपार्ट करके हम उसको ब्रेक लगाते हैं। इसलिए कहा जाता है मराठी में एक म्हण है कि मनाचा ब्रेक उत्तम ब्रेक, द माइंड्स ब्रेक इज द गुड ब्रेक। तो वो बोलते हैं कि प्रबंधकीय नियंत्रण में निश्चित रूप से वो कंट्रोल करेगा। राष्ट्रीय विकास में सहायता होगा। इकोनॉमिक लेवल बढ़ेगा, इसका मतलब ये हो गया कि जो भी कुछ मुनाफा होगा वो टैक्स के रूप में हम हमारे राष्ट्रों को देंगे, बराबर है। और जब हम टैक्स के रूप में हमारे राष्ट्र में देंगे तो निश्चित रूप से उसका विकास होगा। व्यावसायिक परिवर्तनों का सामना करने में सहायक होगा। हमने बहुत ज्यादा पैमाने के ऊपर में मुनाफा कमाया, बराबर है, तो हमारा जो भी कोई व्यवसाय होगा उसको हम परिवर्तित कर सकते हैं, उसको हम एक्सपांड कर सकते हैं। यानी कि हमको वो व्यवसाय चालू रखते हुए या सेवाएं चालू रखते हुए दूसरे सेवाओं को भी हम आधार ले सकते हैं, दूसरे वस्तु का हम उत्पादित कर सकते हैं। इसके लिए भी सबसे महत्वपूर्ण होता है नियोजन। प्रशिक्षण का आधार है। हर व्यक्ति हर जगह पे हर पद पे परफेक्ट नहीं होता, बराबर है। तो उसमें हमको नियोजनबद्ध से हमको ये दिखने में आ जाता है कि कौन से कर्मचारियों को कौन से वक्त में कौन सा काम देना चाहिए और वो काम सही मायने से कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसको प्रशिक्षण की आवश्यकता है क्या। और जब हम उसको प्रशिक्षण देंगे तो निश्चित रूप से वो उसमें बहुत ज्यादा पैमाने में इंप्रूव करेगा और यही उसका आधार रहेगा। ये नियोजनबद्ध रहेगा और ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्रशिक्षण देना एक नियोजनबद्ध है और वो उसका आधार रहेगा। उसके बाद में हम देखेंगे कि नियोजन के प्रकार कौन से हैं। अभी नियोजन के प्रकार है 3 प्रकार से हम उसको देखेंगे, लेकिन चौथा प्रकार भी है। तो पहला प्रकार यह है कि कालावधि के अनुसार, है ना, यानी कि समय के अनुसार। उसके बाद में प्रबंधकीय स्तर के अनुसार, जिसको हम बोलते हैं उच्च स्तर, मध्यम स्तर, मध्यम उच्च स्तर, मध्यम निम्न स्तर और निम्न स्तर। ऐसे 5 प्रकार के जो स्तर है प्रबंधकीय स्तर है उस माध्यम से। उसके बाद में उद्देश्यों के अनुसार कि तुम्हारा उद्देश्य क्या है ना, वो उस उद्देश्यों के अनुसार नियोजन के प्रकार गिरे हुए हैं। और उसके बाद में उपयोग के अनुसार, यानी कि पहला कौन सा है, कालावधि के अनुसार, प्रबंधकीय स्तर के अनुसार, उद्देश्यों के अनुसार और उपयोग के अनुसार। अभी हम कालावधि के अनुसार अगर हमने देखा तो एक है दीर्घकालीन नियोजन और दूसरा है अल्पकालीन नियोजन। दीर्घकालीन नियोजन बहुत समय तक रहेगा, जैसे कि ब्रिजेस को हमको बनाना है, बहुत बड़े रोड्स के प्रोजेक्ट्स है। और जो अल्पकालीन होते हैं, घर बनाना है, छोटा सा डैम बनाना है, तो इस प्रकार से अल्पकालीन नियोजन होंगे। प्रबंधकीय स्तर के अनुसार के जो नियोजन होंगे वो कौन से होंगे, उच्च स्तरीय में कौन से प्रकार से रहेंगे, प्रबंधकीय के उच्च स्तर में कौन से नियोजन को हमको रखना है, बाद में मध्यम स्तरीय में कौन सा रखना है, मध्यम उच्च स्तर में कौन सा रखना है, मध्यम निम्न स्तर में कौन सा रखना है, और उसके बाद में निम्न स्तरीय नियोजन किस प्रकार से होंगे। उसके बाद में हम ये देखेंगे कि तीसरा प्रकार जो है वो उद्देश्यों के अनुसार। अभी प्रशासकीय नियोजन जो है वो उद्देश्यों के अनुसार होता है कि कौन से वक्त में कौन सा काम करना है, यह प्रशासकीय नियोजन के अंतर्गत में आता है। उसके बाद में क्रियाशील नियोजन रहेगा। उसके बाद में परियोजना नियोजन रहेगा, व्यूहरचना अथवा मोर्चाबंदी नियोजन रहेगा, संचालकीय नियोजन रहेगा, सृजनात्मक नियोजन रहेगा, नैतिक नियोजन रहेगा और आर्थिक नियोजन रहेगा। ये कैसे रहेंगे कि उसका उद्देश्य क्या है, उस अनुसार इस नियोजन को रखा गया है। उपयोग के अनुसार नियोजन कौन से वो देखो, स्थायी नियोजन, यानी कि स्थायी नियोजन का आशय क्या है कि उन नीतियों के प्रणालियों को नियमों से जो बार बार नहीं बदलते, है ना, बार बार बदलने की जरूरत होती है क्या उसमें, नहीं। एकल चक्रीय नियोजन जो उपयोग के अनुसार,
उसमें क्या है कि एकल चक्रीय नियोजन का नियोजन है कि जो किसी विशिष्ट समस्याओं के समाधान के लिए बनाया गया है, यानी कि पर्टिकुलर जो भी कोई ऑब्जेक्ट रहेगा, पर्टिकुलर जो भी कोई उसका उपयोग रहेगा, उसी उद्दिष्टों के लिए वो बनाया गया हुआ है, वो विशिष्ट समस्या के अनुसार ही समाधान के लिए बनाया गया है, उसको बोलेंगे एक चक्रीय नियोजन। ओके, थैंक यू।